आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां समय के पर्दे हटेंगे और आप देखेंगे भारत के गौरवशाली इतिहास का एक चमकीला अध्याय। ये कहानी है उस अद्वितीय विश्वविद्यालय की जो आज से लगभग 1600 साल पहले हमारे अपने देश में स्थापित हुआ था। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां 10,000 से भी ज्यादा छात्र और हजारों शिक्षक एक साथ ज्ञानार्जन में लीन रहते थे। ये है नालंदा महाविहार, ज्ञान का वो केंद्र जिसने सदियों तक दुनिया को प्रकाशित किया। आज से लगभग 1600 साल पहले की बात है, 5वीं शताब्दी ईस्वी, जब भारत में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। कला, विज्ञान और संस्कृति का हर क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा था। इसी स्वर्णिम काल में मगध की पावन और उपजाऊ भूमि पर एक ऐसे सपने को साकार किया गया जिसने दुनिया को चौंका दिया। गुप्त वंश के महान सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने जिस नालंदा महाविहार की नींव रखी, वो महज एक शिक्षण संस्थान नहीं था। ये एक ऐसा केंद्र था जिसे न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया और उससे भी आगे ज्ञान की मशाल जला दी। नालंदा, ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है ये। नालम, जिसका अर्थ है कमल, और दा यानी देने वाला। कमल, जो कीचड़ में भी खिलकर निर्मल और पवित्र रहता है, ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। तो नालंदा का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान का वो कमल जो सबको ज्ञान देता है, या हम इसे ज्ञान का कभी ना खत्म होने वाला प्रवाह भी कह सकते हैं। ये नाम ही इसकी भव्यता और इसके उद्देश्य को दर्शाता था। जरा कल्पना कीजिए इस विशालकाय परिसर की। यहां 10,000 से भी ज्यादा छात्र और भिक्षु रहते और शिक्षा प्राप्त करते थे। ये संख्या आज के किसी बड़े विश्वविद्यालय से भी ज्यादा थी। इन सबको पढ़ाने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए 2,000 से ज्यादा अनुभवी और प्रकांड विद्वान शिक्षक मौजूद थे। ये कोई साधारण शिक्षण संस्थान नहीं था। ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और व्यवस्थित नगर जैसा था। कई मंजिला ऊंचे मठ जहां भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। विशाल व्याख्यान कक्ष जहां हजारों छात्र एक साथ बैठकर गुरुओं के प्रवचन सुनते थे। और एक नहीं, कई खुले आंगन और जलाशय जो परिसर की सुंदरता और उपयोगिता दोनों को बढ़ाते थे। यहाँ की वास्तुकला उस समय की इंजीनियरिंग और कला का एक अद्भुत नमूना थी, जिसकी मिसाल आज भी मिलना मुश्किल है। परिसर इतना बड़ा था कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में काफी समय लगता था। यहाँ हर छात्र और शिक्षक के लिए आरामदायक रहने की व्यवस्था थी, जो एक सीखने के अनुकूल वातावरण तैयार करती थी। नालंदा का सबसे अनमोल और शायद सबसे दर्दनाक रूप से खोया हुआ खजाना थी इसकी विशाल पुस्तकालय, जिसे धर्मगूंज के नाम से जाना जाता था। ये कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि 3 मुख्य और विशाल इमारतों का एक समूह था। रत्नासागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। कल्पना कीजिए, रत्नासागर तो 9 मंजिला इमारत थी जो हजारों की संख्या में दुर्लभ पांडुलिपियों से भरी हुई थी। इन तीनों इमारतों में लाखों की संख्या में हस्तलिखित पुस्तकें और पांडुलिपियां रखी थीं। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि इनमें दर्शन शास्त्र से लेकर तर्कशास्त्र तक, जिसे हेतु विद्या कहते थे, चिकित्सा विज्ञान से लेकर गणित तक, खगोल विज्ञान से लेकर व्याकरण तक, और यहाँ तक कि वेदों से संबंधित दुर्लभ से दुर्लभ ज्ञान का अथाह भंडार था। ये उस समय का ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था, जहां दुनिया भर की जानकारी एक जगह संकलित थी। इन पांडुलिपियों को लिखने में, उन्हें संरक्षित करने में और उन्हें व्यवस्थित करने में न जाने कितने विद्वानों और लिपिकों ने अपना जीवन लगा दिया होगा। इस पुस्तकालय का महत्व सिर्फ ज्ञान के संग्रह के लिए नहीं था, बल्कि ये उस युग के ज्ञान के प्रति गहरे सम्मान और समर्पण का प्रतीक था। हालांकि नालंदा को मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अध्ययन के केंद्र के रूप में जाना जाता है,
ये सिर्फ इतना ही नहीं था, ये एक बहुविषयक विश्वविद्यालय था जहां हर तरह के ज्ञान को सम्मान दिया जाता था और उसकी गहराई में उतरने का अवसर मिलता था। चिकित्सा विज्ञान में गहन शोध और उपचार पद्धतियों का अध्ययन होता था, जिससे कई बीमारियों का इलाज खोजा गया। गणित और खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट जैसे दिग्गजों ने यहीं से शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली को विकसित किया, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक विकास में क्रांति ला दी। व्याकरण, दर्शन शास्त्र, ललित कलाएं, अर्थशास्त्र और यहाँ तक कि वेदों का भी गहरा अध्ययन यहाँ के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग थीं। यहाँ का पाठ्यक्रम इतना विस्तृत और गहन था कि छात्र हर विषय में पारंगत होकर निकलते थे। इस महान विश्वविद्यालय में दाखिला लेना कोई आसान बात नहीं थी। छात्रों को कड़ी प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। द्वारपालों द्वारा मौखिक प्रश्न पूछे जाते थे और केवल सबसे मेधावी और ज्ञान के प्रति अत्यधिक उत्सुक छात्र ही इस पवित्र भूमि पर पैर रख पाते थे। यह अपने आप में ही नालंदा की शिक्षा के उच्च मानकों और गुणवत्ता का प्रमाण था। नालंदा की ख्याति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, इसकी गूंज सदियों तक दूर दूर तक सुनाई देती थी। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, आज का ईरान और यहाँ तक कि मध्य एशिया जैसे दूर दराज के देशों से छात्र और विद्वान मीलों का दुर्गम सफर तय करके यहाँ आते थे, सिर्फ ज्ञान की अपनी प्यास बुझाने। यह सही मायने में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और विचारों का अद्भुत संगम होता था। यहाँ का वातावरण इतना खुला था कि हर विचार का स्वागत होता था। वाद विवाद और शास्त्रार्थ ज्ञानपूर्ण बहस को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि ज्ञान का सही विकास तभी होता है जब उस पर खुलकर चर्चा हो, उसे चुनौती दी जाए और नए दृष्टिकोण अपनाए जाएं। नालंदा ने न केवल ज्ञान दिया, बल्कि ज्ञान के कई ऐसे सूरज पैदा किए जिनकी रोशनी से आज भी दुनिया जगमगा रही है। यहाँ से निकले विद्वानों ने दुनिया को नई दिशा दी। नागार्जुन, शून्यवाद के प्रणेता, जिन्होंने दर्शन शास्त्र में गहरा प्रभाव डाला। आर्यभट्ट, हमारे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, जिन्होंने यहीं से शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली को विकसित किया। उनके कार्यों ने गणित और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिससे आज का आधुनिक विज्ञान संभव हो पाया। शीलभद्र, नालंदा के सबसे प्रसिद्ध आचार्यों में से एक, जिन्होंने धर्मकीर्ति और वज्रबोधि जैसे कई महान विद्वानों को पढ़ाया। और हमें कैसे भूल सकते हैं उन चीनी यात्रियों को जैसे हुएनसांग और इत्सिंग, जिन्होंने यहाँ आकर न सिर्फ शिक्षा प्राप्त की, बल्कि अपने विस्तृत यात्रा वृत्तांतों में नालंदा की इतनी जानकारी दी कि आज भी वे हमारे लिए अनमोल ऐतिहासिक दस्तावेज है। हुएनसांग तो यहाँ लगभग 15 साल तक रहे और उन्होंने यहाँ के हर पहलू को अपनी आंखों से देखा, उसे समझा और फिर अपनी लेखनी से दुनिया के सामने रखा। उनके वृत्तांत नालंदा के जीवन और शिक्षा प्रणाली का सबसे प्रामाणिक लेखा जोखा है। लेकिन अफसोस, ज्ञान के इस प्रकाश पुंज को भी समय के क्रूर हाथों का सामना करना पड़ा। 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1115 ईस्वी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। हालांकि इस विनाशकारी हमले से पहले एक दिलचस्प और चौंकाने वाला प्रसंग सामने आया। बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार हो गया था। उसके कई हकीम और वैद्य असफल हो चुके थे। तब किसी ने उससे नालंदा जाने की सलाह दी।
उसका अहंकार इतना था कि उसने वहां के आचार्य राहुल श्रीभद्र को चुनौती दी। मैं कोई दवा नहीं लूंगा, अगर तुम में सामर्थ्य है तो बिना दवा के मुझे ठीक करो। आचार्य मुस्कुराए। उन्होंने कुछ विशेष पांडुलिपियां निकाली जिनके पन्नों पर औषधीय वनस्पतियों का लेप किया गया था। वे ग्रंथ खिलजी को पढ़ने के लिए दिए गए। हर दिन वह कुरान के अंशों को उन्हीं ग्रंथों से पढ़ता रहा और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में उसकी हालत में सुधार आने लगा। उसे तब ज्ञात हुआ कि ये केवल एक वैद्यकीय उपचार नहीं था, बल्कि ज्ञान और रणनीति की सर्वोच्च मिसाल थी। उसने स्वीकार किया ये उसकी हार थी और भारत के ज्ञान की विजय। लेकिन इसी अनुभव के बावजूद उसके भीतर की असुरक्षा, घृणा और लालच ने अंततः उसे नालंदा को नष्ट करने पर विवश कर दिया। उसने नालंदा की विशाल और अमूल्य पुस्तकालयों में आग लगा दी। कहा जाता है कि लाखों किताबें और पांडुलिपियां कई महीनों तक जलती रहीं। उनके धुएं से आसमान तक काला पड़ गया था। ये सिर्फ कुछ इमारतों का गिरना नहीं था, ये ज्ञान के एक विशाल भंडार, एक गौरवशाली परंपरा और सभ्यता के एक स्वर्णिम अध्याय का सबसे दुखद और बर्बर अंत था। आज जब हम नालंदा के इन खंडहरों को देखते हैं तो ये सिर्फ बर्बादी की कहानी नहीं सुनाते, ये हमें उस गौरवशाली दौर की याद दिलाते हैं जब भारत सही मायनों में विश्वगुरु था। और अब एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार और एशिया के कई देशों के सहयोग से प्राचीन नालंदा के पास ही एक नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। ये आधुनिक परिसर प्राचीन मूल्यों और आधुनिक शिक्षा का संगम है। यहाँ फिर से वही आग है, ज्ञान की, शोध की, संवाद की। नालंदा ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक विचार है, एक ऐसी प्रेरणा जो राख से भी फिर जन्म ले सकती है। ये सिखाता है कि ज्ञान की ज्योति कभी बुझती नहीं। नमस्कार। आपने अब तक जो कुछ भी देखा, हर दृश्य, हर पात्र, हर क्षण, ये सब मानव कल्पना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उपकरणों से रचा गया है। ये कथा किसी ऐतिहासिक सत्य का दावा नहीं करती, पर इसमें जो विचार हैं, जो दृष्टि है, जो अनुभूति है, यदि वो आपके अंतर्मन को स्पर्श कर जाए तो यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, उनका ज्ञान, उनकी कहानियां आज के युग की तकनीक से पुनः जीवंत करने का एक प्रयास मात्र है। एआई केवल एक औजार है, लेकिन जब उसे एक संवेदनशील मन, एक खोजी हृदय छूता है, तब कल्पना भी तत्व में बदल जाती है। मेरा कार्य मेरे देखे हुए, पढ़े हुए और खोजे गए अनुभवों का दर्पण है, और खोज वही तो मेरा पहला प्रेम है। यदि इस यात्रा में आपने कुछ अनुभव किया, कुछ नए प्रश्न उठे या भीतर कुछ महसूस, तो हमारा प्रयास सफल मानिए। अंत में बस यही कहूंगा, कभी कभी कल्पना में भी सत्य छिपा होता है, बस आवश्यक है जागरूक दृष्टि से उसे देख पाना। धन्यवाद।